संकल्प लिया कि मुझे इन पढ़े लिखे कर्मचारियों को संगठित करना है। पढ़े लिखे कर्मचारियों को इकट्ठा किया, फिर उन्हें समझाया कि कोई महापुरुष अपने जीवन के अंतिम समय में यदि किसी बात को लेकर के रोता है, अगर उसको जीवन ज्यादा मिल जाए तो उसी बात को पहले फॉलो करेगा। वो मां बाप जब जाने लगते हैं, मरने लगते हैं, तो कभी कभी कहते हैं कि बेटा ये काम नहीं हो पाया, बहुत प्रयास किया लेकिन ये काम नहीं हो पाया। तो अगर उनको 10 बरस की जिंदगी और मिल जाए तो उसी काम को करते वो। इसका ये अर्थ हुआ। ये बात मानवर कांसीराम जी ने पढ़े लिखे कर्मचारियों को समझाई कि यदि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जीवित रहते, उनकी आयु खत्म नहीं होती, तो एक काम उनकी जिंदगी में अधूरा था जो कर नहीं पाए। पढ़े लिखे लोगों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए और जीवन छोटा पड़ गया। अगर वो होते तो पढ़े लिखे लोगों को ऑर्गेनाइज करते, इन कर्मचारियों को संगठित करते वो। तो अब बाबा साहब नहीं है, हम लोगों का यह दायित्व बनता है कि हम पढ़े लिखे कर्मचारियों को संगठित करें, उन्हें ऑर्गेनाइज करें। तो अब पढ़े लिखे लोगों को हमें संगठित होना होगा और तैयार होना होगा। लोगों की बात समझ में आई और लोगों ने हामी भरी कि हम आपके साथ हैं, आप इस काम को प्रारंभ कीजिए और पढ़े लिखे शिक्षित कर्मचारियों को इकट्ठा कीजिए। साथियों, जब थोड़ा थोड़ा कर्मचारियों का संगठन बना लिया, इकट्ठे हो गए लोग, तो उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की 2 बात समझाई। बहुत सारी बात समझाई, लेकिन उसमें 2 बात जो समझाई, जो बाबा साहब के जीवन से लिया, वो सबसे प्रमुख बात रही। कौन सी बात समझाई? आप लोग भी बामसेफ की मीटिंग में बैठे हैं, इसलिए अपना कंसेप्ट आप लोग क्लियर कर लें। इस बात से लेकर कोई सवाल करता है तो आप जवाब दे सकते हैं। कौन सी प्रमुख 2 बात उन्होंने अपने जीवन में उतारी और अपने साथियों के जीवन में उतारी? माननीय कांसीराम जी ने पहली बात उतारी, उन्होंने पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की व्हिच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक फॉर योर प्रोग्रेस। राजनैतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे आप अपने विकास के बंद ताले खोल सकते हैं। राजनैतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे आप अपने विकास के बंद ताले खोल सकते हैं, अर्थात अपने विकास के सारे ताले खोल सकते हैं, सारे दरवाजे खोल सकते हैं। पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की, गुरु किल्ली कहा उसको, राजनीतिक सत्ता को। मैं आपसे डिस्कस करता हूं। मैं बिहार में था, पटना में, वहां पे एक कोई, जैसे दिल्ली में ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम है, बड़ा हॉल। अरे ये तो टोटल मीठा है भाई, ठंडा मीठा है। 5000 कर्मचारी इकट्ठा हुए कृष्ण मेमोरियल हॉल में। उससे 2-3 किलोमीटर की दूरी पर हमारी ऑफिस थी। हम बैठे, अपने कुछ साथियों को लगा कि नेटवर्क बनाए हुए हैं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। 5000 अधिकारी कर्मचारी इकट्ठा होकर के और नारा लगा रहे हैं कि प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू करो। किसको कह रहे हैं? नीतीश कुमार को कह रहे हैं। बैठे हैं हॉल में, नीतीश कुमार सरकार चला रहा है और नारा लगा रहे हैं कि प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू करो। सबसे बड़ी पोस्ट क्या होती है अगर आप नौकरी पर पहुंचे? सबसे बड़ी पोस्ट जो है आईएएस की होती है, और सबसे बड़ा जो आईएएस होता है उसको सेक्रेटरी बोलते हैं। राज्य में सबसे बड़ा जो सेक्रेटरी होता है उसको चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं, और जो केंद्र में सबसे बड़ा सेक्रेटरी होता है उसको कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं। इससे बड़ी पोस्ट तो नहीं है नौकरी में। क्या ये प्रमोशन में रिजर्वेशन कैबिनेट सेक्रेटरी लागू कर पाएगा? ये चीफ सेक्रेटरी लागू कर देगा? कितने अधिकार हैं उसके पास? वो नौकरी कर सकता है, वेतन ले सकता है, अपने बीवी बच्चों में आकर के रह सकता है। वो मंत्री जी जो कह दें उसको जाके करके आ सकता है। वो अमेंडमेंट नहीं कर सकता, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं लागू कर सकता है। आपको आरक्षण नहीं दे सकता, वो आपके आरक्षण को घटा बढ़ा नहीं सकता है। वो आपका 13% है 12% नहीं कर सकता, 13 से 18% वो नहीं कर। कौन कर सकता है? वो कर सकता है जिसके हाथ में पॉलिटिकल पावर है। मुख्यमंत्री कर सकता है और प्रधानमंत्री कर सकता है। ये भारत का संविधान कहता है। विधानसभा में प्रस्ताव लाकर, बिल लाकर और उसको अप्रूव करवाकर 2/3 बहुमत से, और मुख्यमंत्री कर सकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में है। और अगर पूरे देश स्तर पर कोई चीज लागू करना है तो वो बिल ला करके वो प्रधानमंत्री करवा सकता है।
तो ये बात माननीय कांसीराम जी की समझ में आ गई कि आप अधिकारी और कर्मचारी तो हो गए, वेतन तो आपको मिलता है, जीवन में आपका निखार तो आ गया, लेकिन आगे आपका ये निखार बरकरार रहे, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं। तो फिर जितने लोग ये SC/ST यूनियन चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर संगठन चला रहे हैं, ये बेमानी हो गया कि नहीं हो गया? क्या फायदा है उससे? कुछ होने वाला है उससे? रोज गाना गाओ बाबा साहब का, रोज म्यूजिक बजाओ, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में तो है नहीं कि तुम कुछ कर लो अपने लिए। जो निर्धारित कर दिया सत्ता में बैठा हुआ, वो नौकरी कर सकते हो तुम, अर्थात तुम्हारे आरक्षण के अधिकार, तुम्हारे एजुकेशन के अधिकार, तुम्हारे रिजर्वेशन के अधिकार सब आपके हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? जिसका पार्लियामेंट पर कब्जा है। तो ये बात कांसीराम साहब ने पढ़े लिखे लोगों को समझाने में कामयाबी हासिल की कि राजनीतिक सत्ता के बगैर आपके कोई अधिकार सुरक्षित नहीं है। तो चूंकि आप नौकरी पे हैं, तो आप राजनीति में अधिकार लेंगे तो नौकरी छोड़ना पड़ेगा। तो क्या करना होगा? अपने ही परिवार के, अपने ही समाज के उन भाइयों को जो नौकरी पे नहीं है, उनको पार्लियामेंट में पहुंचाइए, उनको राज्यसभा में, उनको विधानसभा में, उनको लोकसभा में पहुंचाइए। अर्थात अपने समाज की सरकार बनाइए, अपने सिद्धांतों की सरकार बनाइए। अगर ये बनाने में आप कामयाब होते हैं तो आपके बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, आपकी पीढ़ी के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, अदरवाइज समाप्त कर दिए जाएंगे। एक कोटेशन बाबा साहब का ये अधिकारी कर्मचारी को समझाने में कांसीराम साहब कामयाब हुए। दूसरा एक कोटेशन और समझाया। कौन सा कोटेशन समझाया? देश की जो राजधानी दिल्ली है, उसके संसद भवन के सामने बाबा साहब की एक मूर्ति लगी हुई है, स्टैचू लगी हुई है। कैसी लगी हुई है? ऐसे उंगली किए हुए लगी हुई, ऐसे उंगली किए हुए लगी है। हम राजस्थान में कई जिले में घूमते रहे, वकील साहब साथ में रहते हैं, ये मुझे बताते रहते, देखिए साहब वो मूर्ति ऐसे लगी हुई, ऐसे नहीं लगी है, ऐसे लगी हुई है। कांग्रेस बीजेपी वालों ने मूर्ति गड़बड़ कर दिया। ये हमारे बाबा साहब की संस्था चलाने वालों ने मूर्ति का रूप बिगाड़ दिया। अरे बाबा साहब किसी ऊपर नीचे वाले चक्कर में थोड़े पड़े थे। बाबा साहब की मूर्ति ऐसी लगी हुई है। ये मूर्ति क्या कहती है? बाबा साहब का कोटेशन उसी मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में कोटेशन है, कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन। सत्ता के इस मंदिर पर कब्जा कर लो अपनी मुक्ति के लिए। अगर आपको अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, अपने दुखों का निवारण चाहिए, तो सत्ता के इस मंदिर पे कब्जा कर लो। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने पार्लियामेंट पर, देश की विधानसभा पर और देश के पार्लियामेंट पे कब्जा करने के लिए उंगली उठाई, जो इशारा करती है देश के पार्लियामेंट की तरफ, देश की विधानसभा की तरफ। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम उस सत्ता के मंदिर पर कब्जा नहीं कर रहे हैं, हम हनुमान जी के मंदिर पर कब्जा कर रहे हैं, दुर्गा जी के मंदिर पे कब्जा करने में लगे हैं, राजा रामचंद्र के मंदिर पर जाकर वहां अयोध्या में कब्जा करने में लगे हुए। तो तुम्हारे अधिकार तो मारे जाएंगे। इस मंदिर में तो अधिकार सुरक्षित होंगे नहीं। जिस मंदिर में अधिकार सुरक्षित होने वहां आप जाना नहीं चाहते, वहां अपने भाइयों को भेजना नहीं चाहते, उसके लिए कोई आंदोलन नहीं चलाते। दो कोटेशन पढ़े लिखे एम्प्लॉइज को कांसीराम साहब समझाने में कामयाब हुए। बात उन लोगों की समझ में आ गई। उनके पीछे 100 की संख्या में, 200 की संख्या में, 500 की संख्या में कर्मचारी अधिकारी तैयार होने शुरू हो गए। फिर उन लोगों ने सवाल किया कि साहब फिर हम लोग कैसे सत्ता के मंदिर पर ले जाएंगे अपने भाइयों को? तो फिर उन्होंने नजर दौड़ाई तो उनको एक पॉलिटिकल पार्टी नजर आई। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नजर आई? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जिसका ढांचा बनाया था, जिसका नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया था, RPI। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाई हुई पार्टी RPI को उन्होंने चिन्हित किया और अपने उन साथियों से कहा इस RPI को हमें संसद तक ले जाना चाहिए, जिसका निर्माण बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने ही किया है। कांसीराम साहब ने 1965 में नौकरी छोड़ दिया और नौकरी छोड़ने के बाद अपनी मां को 20 पन्ने की चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में निचोड़ के तौर पे लिखा अपनी मां को कि हे मां, अभी तक मुझे लगता था कि तू मेरी मां है, मैं तेरा बेटा हूं। मैं नौकरी करूंगा, तेरे लिए बहू लेकर आऊंगा और बेटा बहू मिलकर तेरी सेवा करेंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन अब मैंने जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का
जीवन पढ़ लिया है, इस देश में अलग अलग जाति में बटे हुए लोगों की स्थिति को जान लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ तेरा बेटा नहीं हूं, इस देश में जितनी दुखी पीड़ित मां है मैं उन सब का बेटा हूं, जितने दुखी पीड़ित भाई हैं मैं उन सब का भाई हूं। इसलिए मैं घर लौट के वापस नहीं आऊंगा। मैंने नौकरी छोड़ दिया है, अब मैं घर लौट करके वापस नहीं आऊंगा। इस देश के कोने कोने में घूमकर मैं शिक्षित लोगों को इकट्ठा करने में लगा हुआ हूं, पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करने में लगा हुआ हूं। जब तक पूरे देश के ये बहुजन समाज के लोग ऑर्गेनाइज नहीं हो जाते हैं, इकट्ठे नहीं हो जाते हैं, ये अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते हैं, राजनीति करना नहीं सीख जाते हैं, मैं घर लौट करके वापस नहीं आऊंगा। वो मान्यवर कांसीराम जी उसके बाद लौट करके फिर कभी 1965 के बाद घर नहीं गए। उनके पिताजी की मौत हो गई, पंजाब में ही उनका कोई रैली का कार्यक्रम लगा हुआ था और उनके पास जाकर के लोगों ने बताया कि मान्यवर कांसीराम जी आपके पिता की लाश पड़ी हुई है, आपको घर पे चलना चाहिए। मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा कि अगर मैं घर जाऊंगा तो मेरे पिताजी जीवित तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन जिस कार्यक्रम में मुझे जाना है वहां लाखों लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, बहुत पैसा खर्च करके, बड़ा अर्थ संग्रह करके तब लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं। अगर उसमें नहीं जाऊंगा तो मेरे बहुजन समाज का, दबे कुचले समाज का वो कार्यक्रम फेल हो जाएगा, उनका सारा पैसा डूब जाएगा, तो मैं इतना बड़ा नुकसान नहीं कर पाऊंगा। मेरे भाइयों से बोल दो कि उनको अर्थी दे दें और उनका अंतिम संस्कार कर दें। ये बड़े बेटे थे, ये नहीं गए, उनके छोटे भाई ने अर्थी दे करके अंतिम संस्कार किया। तो वो महान शख्सियत घर लौट करके नहीं गए और फिर पढ़े लिखे लोगों पे ही अपना जीवन पूरा आधारित किया। शुरुआती दौर में 14 वर्ष तक महाराष्ट्र में पढ़े लिखे लोगों को ऑर्गेनाइज किया। 14 वर्ष तक ऑर्गेनाइज करने के बाद, उस जमाने में लाखों रुपए का आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के बाद और आरपीआई के लोगों पर पैसा लगाया, अर्थ लगाया, अंजाम यह हुआ कि उस आरपीआई के 8 टुकड़े हो गए। कांसीराम साहब की सारी एनर्जी, कर्मचारियों का सारा फंड, सारा पैसा सब बेकार चला गया। जैसे कोई नेता कांसीराम साहब बनाते, उसका कुर्ता थोड़ा सा लंबा होता, तब तक वो कांग्रेस के चक्कर लगाने लगता। एक दादा साहब रूपपोते थे, पूना में कांसीराम साहब ने उनको सांसद घोषित कर दिया। ऐसे कर्मचारियों के तरफ से, एम्प्लॉइज के तरफ से कहा कि भाई आपको हम सांसद घोषित करते हैं, 4 साल के बाद चुनाव आएगा, तब आपको हम चुनाव लड़ाएंगे, तब आप सांसद बन पाना तो बनना, 4 साल तक आप जाओ, तैयारी करो, आज ही से हम आपको सांसद घोषित करते हैं। एक सांसद को जितना बड़ा बंगला मिलता है उतना बड़ा बंगला आपको खरीद के देते हैं। एक सांसद को जैसी गाड़ी मिलती है ऐसी गाड़ी आपको देते हैं। एक सांसद को जितना वेतन मिलता है, हम कर्मचारी लोग अपना पैसा लगा करके उतना ही आपको वेतन देते हैं और एक पीए भी आपको देते हैं जो आपके साथ फाइल लेकर खड़ा रहेगा। जाओ और समाज की तैयारी करो, राजनीति करो, आपको पार्लियामेंट की तरफ हम भेजेंगे। ऐसे एक राज सालवी थे, उनको एमएलए घोषित कर दिया। एक कांबले थे, उनको उन्होंने पार्षद घोषित कर दिया। कुछ दिन बीता, साल 2 साल, आकर के किसी ने बताया कांसीराम साहब को कि साहब वो दादा साहब रूपपोते को जिसको सांसद आपने घोषित किया था, वो समाज के चक्कर कम लगाता है और कांग्रेस के दफ्तर के चक्कर ज्यादा लगाता है। कांसीराम साहब बहुत हतोत्साहित हुए, बोले बड़ी मुश्किल से इसको मैंने तैयार किया, इतना पैसा लगाया अपने पढ़े लिखे भाइयों का, और ये भी गया कांग्रेस में। टूट टूट करके लोग कांग्रेस में जाते रहे। आरपीआई के 8 धड़े हो गए, 8 टुकड़े हो गए। 1971 में आरपीआई का और कांग्रेस का समझौता हुआ। कांसीराम साहब चूंकि कर्मचारियों का संगठन चलाते थे, किसी हॉल में समझौता हो रहा था, बाहर गेट पर बैठे हुए थे कि आज क्या समझौता होता है। कांग्रेस का नेता कोई एसआर बॉम्बई निकला और कोई दादा साहब गायकवाड़ आरपीआई का नेता निकला और दोनों ने हाथ ऊंचा करके समझौता घोषित किया। 521 सीट पार्लियामेंट की तब होती थी और घोषणा किया कि 520 पर कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट पर आरपीआई लड़ेगी। कांसीराम साहब माथा पकड़ के बैठ गए, कई दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकले। बोले ये कैसा समझौता हुआ? गांधी को मिली 500 सीट, 520 सीट और अंबेडकर को मिली 1 सीट। तो फिर सोचा कि मैं जिसको भी नेता बनाता हूं, आगे करता हूं, वो तो कांग्रेस में अपना सौदा कर लेता है, वो बिक जाता है। ये नेताओं का बिकने का सिलसिला कैसे बंद होगा? फिर अपने विवेक पर जोर डाला, बात समझ में आई और फिर उन्होंने
एक निचोड़ निकाला, एक कोटेशन है इंग्लिश का, वो मैं बोलता हूं, फिर हिंदी उसकी बताता हूं। द पीपुल हुज नॉन पॉलिटिकल रूट्स आर नॉट सो स्ट्रांग कैन नॉट बी सक्सीड पॉलिटिकली। द पीपुल हुज नॉन पॉलिटिकल रूट्स आर नॉट सो स्ट्रांग कैन नॉट बी सक्सीड पॉलिटिकली। जिस समाज की गैर राजनैतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, वो समाज राजनीति में कामयाब नहीं हो सकता है। गैर राजनीतिक जड़ें जिसकी नहीं होंगी, वो राजनीति में कामयाब नहीं होगा। गैर राजनीतिक जड़ें कौन कौन सी हुई? एक तो ये बामसेफ हो गई, पढ़े लिखे एम्प्लॉइज हो गए। ये मजबूत नहीं होंगे तो राजनीति में कामयाबी नहीं मिलेगी। जिसका बुद्धिजीवी राजनीति ना करता हो, जिसका बुद्धिजीवी राजनीतिक समझ ना समझता हो, जिसको वेतन मिलता है, जिसको पावर मिलती है, उसे ही राजनीति करने का कोई चस्का ना हो, उसे राजनीति करने का सलीका ना हो, तो उसका समाज का नेता कैसे बन जाएगा? तो गैर राजनीतिक जड़ें अर्थात एम्प्लॉइज को तैयार करना, अर्थात विचारधारा को तैयार करना, अर्थात पूंजी को तैयार करना, तीन बातों को गैर राजनीतिक जड़ कहा उन्होंने। कर्मचारियों को, आर्थिक सिस्टम को, पैसा पैदा करने को, और विचारधारा पैदा करने को। तो फिर इन तीन चीजों को मजबूत करने के लिए कांसीराम साहब ने कहा तो हमें गैर राजनीतिक जड़ों को लगाना है। हमारे समाज की गैर राजनीतिक जड़ें नहीं लगी हुई हैं, हमें गैर राजनीतिक जड़ों को लगाना है और फिर उन्हें मजबूत करना है। यह फैसला लेकर के कांसीराम साहब पूना से, महाराष्ट्र से चल करके दिल्ली चले आए 1971 में। 57 में काम शुरू किया, 1971 में 14 वर्ष हो गए। 14 वर्ष तक का अनुभव लेकर के फिर दिल्ली की तरफ आए। 1971 में 6 दिसंबर को कोई 200-250 एम्प्लॉइज को इकट्ठा किया दिल्ली में, उनके साथ सम्मेलन किया और सम्मेलन करने के बाद यह निचोड़ निकाला कि मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि मैं महाराष्ट्र के पूना और मुंबई में संगठन बना रहा था। पूरा देश अछूता पड़ा हुआ है, मैंने पूरे देश पर तो संगठन नहीं बनाया, इसलिए मैं फेल हो गया और समाज बिकता रहा। फिर निचोड़ निकाला कि नेता बिकते क्यों हैं? तो निचोड़ निकाला कि नेता इसलिए बिकते हैं क्योंकि उनका समाज बिकता है। समाज 1000 रुपए में, 2000 रुपए में, 200 रुपए में, 500 रुपए में, ढोला मारू में बिकता है। तो नेता सोचता है उस समाज का कि इसको तो 500 रुपए मिलते हैं, ये बिक जाता है, उसको 2000 मिले तो वो बिक गया, 5000 मिले वो बिक गया, मुझे तो 5 लाख मिल रहे हैं, मुझे पैसा काटने दौड़ रहा है, तो वो भी फिर बिक जाता है। तो ये निचोड़ निकाला कांसीराम साहब ने कि जिसका समाज बिकता है उसका नेता भी बिकता है। तो नेता न बिके, इसके लिए मुझे न बिकने वाला समाज बनाना पड़ेगा। तो न बिकने वाला समाज बनाने का संकल्प लिया माननीय कांसीराम जी ने। तो न बिकने वाला समाज कैसे बनेगा, उन लोगों के बीच में 1971 में डिस्कस किया कि हमें ऑल इंडिया स्तर पे, बड़े पैमाने पे हमें पढ़े लिखे लोगों को संगठित करना होगा। छोटे स्तर पे नहीं, बड़े स्तर पर हमें संगठित करना होगा। बड़े पैमाने पे कर्मचारियों का संगठन बनाना होगा। उसके 2 साल के बाद फिर भूमिका तैयार की, अलग अलग स्टेट में दौरा किया, राजस्थान में दौरा किया, यूपी में दौरा किया, मध्य प्रदेश में दौरा किया, बिहार में दौरा किया। और दौरा करने के बाद फिर 2 वर्ष के बाद 6 दिसंबर 1973 को 5 दिन के लिए कर्मचारी को इकट्ठा किया, अधिकारी को इकट्ठा किया। थोड़ा भारी संख्या में इकट्ठा हुए, 500,000 की संख्या में इकट्ठा हुए। इकट्ठा करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि हमें ऑल इंडिया स्तर पे हमें एक संगठन ऐसा बनाना है जिसका नाम होगा बामसेफ, जिसका नाम होगा बामसेफ। बामसेफ का कंसेप्ट रखा 1973 में, बामसेफ का कंसेप्ट रखा उन्होंने। और फिर कहा कि ये बामसेफ बनेगी कैसे। ये बामसेफ 3 बातों को लेकर के बनेगी। बामसेफ मास बेस्ड बनेगी, मास बेस्ड। हमारी बामसेफ कैसी होगी? मास बेस्ड होगी। हमारी बामसेफ कैसी होगी? ब्रॉड बेस्ड होगी। हमारी बामसेफ कैसी होगी? कैडर बेस्ड होगी। ये 3 बातों को लेकर के बामसेफ बनाई जाएगी। इन 3 सिद्धांतों के आधार पर बामसेफ का निर्माण किया जाएगा। मास माने तो जनमानस होता है, पूरी जनता होती है।
लेकिन यहां पर कांसीराम साहब के मास कहने का मतलब था कि हमारी बामसेफ बहुजन आधारित होगी। बहुजन आधारित मतलब कि हमारी बामसेफ में किसी एक ही जाति का व्यक्ति नहीं होगा, एक ही समुदाय का व्यक्ति नहीं होगा, बहुजन होगा, अर्थात एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी होगा। इन चारों समुदाय से मिला करके तब मास बेस्ड कहलाएगा, तब बहुजन आधारित कहलाएगा। ये हमारी बामसेफ होगी, चारों से जोड़े जाएंगे। आप लोग तो यहां बैठे हैं, एक ही कम्युनिटी के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग बैठे हुए हैं, तो ये बामसेफ नहीं हुआ। इसमें मुसलमान भी होता, इसमें पिछड़ा भी होता, तो ये बामसेफ हो जाती। तो बामसेफ का निर्माण यदि करना है तो चारों से जब करेंगे तब बामसेफ माना जाएगा, तब बामसेफ पूरा हुआ, नहीं तो अधूरा बामसेफ हुआ। तो ये मास बेस्ड होगा। उस जमाने में कांसीराम साहब ने कहा कि कितनी बामसेफ हमें बनानी होगी। उन्होंने कहा कि लगभग 10 लाख कर्मचारी पूरे देश में हैं। उस जमाने तक 10 लाख एम्प्लॉयज हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि 10 लाख में से 10% लोगों को जिस दिन मैं जोड़ लूंगा उस दिन मानूंगा कि हमने बामसेफ का निर्माण शुरू किया है। बामसेफ का निर्माण शुरू किया है, बना नहीं लिया, शुरू किया है, बनाना चालू कर लिया है। कितने से? 10%, अर्थात 1 लाख कर्मचारी से। 1 लाख कर्मचारियों को हम जब जोड़ लेंगे तब मानेंगे कि बामसेफ के निर्माण की प्रक्रिया चालू है। और 1 लाख कर्मचारी मात्र दलित नहीं होंगे, मात्र आदिवासी नहीं होंगे, ये चारों समूह से होंगे, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, चारों से मिला के 1 लाख कर्मचारियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा उन्होंने। टाइम डिसाइड किया कि कितने पीरियड में जोड़ना है, तो टाइम डिसाइड किया कि इसको 5 इयर्स में जोड़ना है। 5 साल का टाइम रखा। 5 साल में कम से कम 1 लाख कर्मचारियों को जोड़ना है। अगर जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे तब तो मानेंगे बामसेफ बन रही है, और नहीं जोड़ेंगे तो नहीं मानेंगे कि बामसेफ बन रही है। 5 साल का समय। फिर कहा कि हमारी बामसेफ ब्रॉड बेस्ड होगी। ब्रॉड मीन्स इसका क्षेत्रफल बड़ा होगा, एरिया बड़ा होगा। कितना बड़ा एरिया होगा? ऑल इंडिया स्तर पर होगा, अखिल भारतीय स्तर का एरिया होगा। एक राज्य में नहीं, देश के जितने 25 राज्य थे, 25 राज्यों में, 7 केंद्र शासित राज्यों में, सभी में बामसेफ की इकाई बनाई जाएगी। इसका एरिया अखिल भारतीय स्तर का होगा। अब कर्मचारी लोग कंफ्यूज हुए कि साहब ये कैसे संभव है। उसके लिए प्लान बताया। आपको पूरे देश के 40 महानगरों का चयन करना होगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी का चयन करना होगा, 40 मेट्रोपॉलिटन सिटी का चयन करना होगा, 25 राज्य की राजधानी और 15 उसी के जैसे बड़े शहर। जैसे आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर हो गई, यूपी की राजधानी लखनऊ हो गई, बिहार की राजधानी पटना हो गई, तो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद हो गई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो गई। ऐसे 25 राज्य वो हो गए, और 15 और महानगर चूज करना है जो उन्हीं के जैसे बड़े बड़े महानगर हो। तो ऐसे 40 महानगरों का चयन करना है, और सबसे पहले उन 40 महानगरों में जाकर के बामसेफ की इकाई का गठन करना है। तो ये उन्होंने ब्रॉड बेस्ड को डिफाइन किया कि हमारी बामसेफ ब्रॉड बेस्ड होगी। तीसरा डिफाइन किया कि हमारी बामसेफ कैडर बेस्ड होगी। उन्होंने कहा कि जितने कर्मचारी आप जोड़ेंगे उनके 5% लोगों को कैडराइज्ड करके कैडर देने के लिए तैयार किया जाएगा। 5% लोगों को प्रशिक्षण देने लायक बनाया जाएगा। तो कितना टारगेट रखा? 1 लाख। 1 लाख का 5% कितना हो गया? 5000 लोग। 5000 कर्मचारियों को, अधिकारियों को इस स्थिति में तैयार किया जाएगा कि वो 1 दिवसीय, 3 दिवसीय, साप्ताहिक कैडर क्लास ले सकेंगे। 5000 लोग, और वो 5000 लोग किसी एक शहर के नहीं, उन 40 शहरों के होने चाहिए। तो ये 3 बिंदुओं के आधार पे डिसाइड किया, 5 साल का टाइम डिसाइड किया, और उनके सभी साथी जितने लोग थे सब इस काम में संलग्न हो गए। 5 वर्ष तक कठिन संघर्ष किया। 6 दिसंबर 1978 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सबको बुलाया। 1 लाख लोगों को टारगेट रखा था।
3 लाख कर्मचारी इकट्ठे हुए, 3 lakhs, 3 लाख कर्मचारी इकट्ठे हुए। इतने तो चले आए सम्मेलन में, जो घर रह गए उनकी बात दूसरी। लक्ष्य तो रखा था 1 लाख का, लेकिन कई लाख कर्मचारी पूरे देश में जोड़ लिए गए 5 वर्ष में। और फिर 6 दिसंबर 1978 को कांसीराम साहब ने सम्मेलन करके, 5 दिन का सम्मेलन करके, और बर्थ ऑफ बामसेफ सेलिब्रेशन किया, अर्थात बामसेफ का जन्मदिन मनाया। बामसेफ को 6 दिसंबर 78 को पैदा कर दिया उन्होंने। तो साथियों, इस बात के सहारे मैं ये कहना चाहता हूं, 14 वर्ष पहले काम किया था उस मान्यवर कांसीराम जी ने कर्मचारियों के बीच में, और इधर जो है 7 वर्ष और काम कर लिया। तो 14 और 7 21 वर्ष हो गया। 71 से लेकर के 7 वर्ष और हो गया, 7 के 8 वर्ष हो गया। तो 22 वर्ष तक काम किया कर्मचारियों के बीच में, तब बामसेफ पैदा किया, तब बामसेफ का जन्मदिन घोषित किया कि आज